जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ माय चैनल फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको द हिंदू की एडिटोरियल एनालिसिस दी जाती है, जिसमें मैं कवर करता हूँ आपके सामने डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ और सारा का सारा कंपाइल करके आपको एक जगह पे प्राप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं नए मंथ में नए आगाज के साथ, नए जोश के साथ। 1 जून 2023 को आज का द हिंदू एडिटोरियल, उसकी सारी डिटेलिंग आपको एक जगह कंपाइल करके दे दी जाती है। याद रहे, यहाँ पे जो लोग भी इसको सुन रहे हों, इस चैनल पे अगर नए हों तो इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेक श्योर नोटिफिकेशंस बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आसानी से प्राप्त हो जाए जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग दी जाती है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी की एग्जामिनेशंस हो, उसके रिगार्डिंग सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दी जाती है। उसी को कंसर्न में रख के आपको यहाँ पे वीडियोस लाए जाते हैं, तैयारी कराई जाती है। चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जो अभी रिसेंटली 2023 में क्वेश्चंस आया हुआ है, जिसको मैं अपने वीडियोज़ में बताया भी था, तो कई सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से भी आ गए हैं, डायरेक्टली आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस was in the news in the recent past for its very severe famine। तो अल्टीमेटली ये सारा चीज़ किस पे रिजल्ट किया? वेरी सीवियर फेमाइन पे रिजल्ट किया है। वैसे तो अफ्रीकन कंट्रीज़, कई सारी कंट्रीज़ मिल जाएंगी, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट पूछा है क्या कि सीवियर फेमाइन कहाँ पे आया है। अगर सिविल इश्यूज कई सारे हुए हैं, फूड की कमियां हो गई हैं, तो फेमाइन कहाँ पे आया है, लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। यानी अल्टीमेटली पूछा है कि फेमाइन कहाँ पे आया हुआ। तो इसका सीधा सीधा आंसर है सोमालिया, क्योंकि ये कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हुई नज़र आई हैं, लेकिन फेमाइन यहाँ पे नहीं आई है। सीवियर फेमाइन आपको सोमालिया में आई हुई है। तो ये अफ्रीकन की कंट्रीज़ है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड as द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो एक्ट्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एक था इस बार के यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आप देख सकते हैं 2023 का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ 28 मई को, तो यहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछा गया। इसका राइट आंसर है आपका क्या? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें डेजिग्नेट करी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसी के तहत बनी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से सीधे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दी गई। किस एक्ट के तहत? 1833। चलिए आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ, जो हर बार की तरह कंपाइल करके आपको एक जगह पे प्राप्त हो जाता है, कई और जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डीप ग्रीफ व्यक्त किए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्त किए हैं। वेद कुमारी घई, ये जो संस्कृत की एक स्कॉलर रही हैं, बहुत मानी जानी पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी डिमाइस पे, इनकी मृत्यु पे इन्होंने शोक जताया। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए कि ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो याद रहे इनका फील्ड याद होना चाहिए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं आपके चेयर किए हैं, अप्रूव किए हैं किस चीज़ को? कि रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस बनाया हुआ है, इसलिए इसको याद होना चाहिए। स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, चाहे वो आप जिस भी स्टेट के हों, यूपी के, एमपी के, राजस्थान के, उड़ीसा के, डजंट मैटर, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए इसकी ग्रेविटी को समझिए। सबसे पहले बता दूं, हम लोग देखेंगे कि इसकी बैकग्राउंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को बैकग्राउंड में जाके हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि जो चीज़ें हों वो क्लियर हों, क्योंकि बैकग्राउंड से क्वेश्चंस यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो यहाँ पे बात बोली जा रही है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, जो कि क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल इस्टेब्लिश किया गया था किस ट्रीटी के अंतर्गत? ट्रीटी ऑफ बर्न 1874
4 के अंतर्गत, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत। अगर बात करते हैं तो ये किसको कोऑर्डिनेट करता है? पोस्टल पॉलिसीज़ को। जितने भी इसके अंदर नेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनकी क्या पोस्टल पॉलिसीज़ हैं उस पर बातें करता है, पूरा वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम को कंसीडर करके। और ये यूपीयू मैं नाम लूँगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। तो यहाँ पे 4 बॉडीज अपने अंदर रखता है। वो कौन कौन? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसिस्टिंग करेगा क्या? कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, इंटरनेशनल ब्यूरो। ये चारों बॉडीज इसी के अंदर आते हैं। और ये ओवरसीज टेलीमेटिक्स और एक्सप्रेस मेल, ये सारी कोऑपरेटिव को चीज़ों को ये कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। सारे मेंबर एग्री होते हैं कुछ टर्म पे। यहाँ पे जो इसमें रूल्स बनाए गए हैं पोस्टल ड्यूटीज़ को लेके। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर आपका स्विट्ज़रलैंड में स्थापित है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1874 9 अक्टूबर को, जो कि इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे कौन आता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत डायरेक्टली इसको लाया गया है। ट्रीटी जो प्रोवाइड करी गई थी इस ट्रीटी के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें हैं इस ट्रीटी के अंदर वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रमुख चीज़ें हैं कि यूनिफॉर्म एक रेट होगा। कोई भी चीज़ें अगर पोस्टल चीज़ें वर्ल्ड में इधर उधर जाती हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशंस इधर उधर जाती हैं, तो एक प्रकार से क्या होगा, आपका पोस्टल सिस्टम जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजते हैं, तो एक रीजनेबल रेट पे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी। आपके लेटर से लेके, डॉक्यूमेंट से लेके, आपके कोरियर तक ये चीज़ें इसमें कहीं ना कहीं आ जाती हैं। तो पोस्टल अथॉरिटी शुड गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक मेल। ये दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बातें बोली जा रही हैं। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो, ये विदेश के हैं तो ये इंडियन के हैं, ऐसा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ईच कंट्री शुड रिटेन ऑल मनी एंड इट हैज कलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल पोस्टेज। तो इंटरनेशनल पोस्टेज के लिए यहाँ पे ये सारे लॉ बनाए गए हैं, इसलिए इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी के अंतर्गत ये चीज़ें बनाई गई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ट्रीटी के अंतर्गत आता है कि इट वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी टू एफिक्स पोस्टेज स्टैम्प ऑफ कंट्री, और कंट्री के पोस्टेज स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। दैट ए मेल पीस पास थ्रू ए ट्रांजिट। तो मेल पीस जो मेल करते हैं उसके हिसाब से अगर चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पे कंट्री के पोस्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यूपीयू प्रोवाइड करता है क्या? स्टैम्प फ्रॉम मेंबर नेशंस आर एक्सेप्टेड अलोंग द इंटायर इंटरनेशनल रूट। ये सारे रूटों पे इसकी एक्सेप्टेंस है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है? तो इंडिया जो है अभी अंडरटेक किया यूपीए डेवलपमेंट कोऑपरेशन टेक्निकल असिस्टेंस एक्टिविटी इन द रीजन बाय एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद ए यूपीयू। तो इसके एग्रीमेंट में एंट्री मारा है, इसलिए ये न्यूज़ में है और आपको इसकी डिटेलिंग दे दी गई है। दूसरा जो है AIIA क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये विज्ञान भारती ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या? GI और YSRI कॉन्फ्रेंस। क्या है ये? ग्लोबल इनिशिएटिव यंग साइंटिस्ट रिसर्च एंड इनोवेशंस। ये 1 जून से 2 जून के आसपास होगा आपके कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? GI YSRI अगर क्वेश्चंस आए तो पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, न्यू दिल्ली में होने वाला है। और ये ग्लोबल इंडियन यंग साइंटिस्ट रिसर्च और इनोवेशन होगा, जिसमें नए नए साइंटिस्टों को लेके सामने आने की बातें बोली जा रही हैं। ये थी यूनिवर्सल बैकग्राउंड, आपको ये चीज़ें दे दी गई हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की डिटेलिंग। आगे बढ़ते हैं। जनवरी और मई में 8 ईयर का यहाँ पे कुछ आंकड़ा दिखा रहा है, 16 से लेके 19 तक। तो यहाँ पे एयर क्वालिटी ड्यूरिंग करेंट ईयर जो अभी तक बेस्ट बताई जा रही है, कैसे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेस्ट इसको बोला जा रहा है जिसका लो एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन की जो एक्टिविटी है थोड़ा कम हुआ है। किसके कंसर्न में? इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी कुछ कम हुआ है। लॉकडाउन की बात करें तो उसका प्रभाव दिखता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा था। ये सारी चीज़ें हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है डाटा, ये कौन बना रहा है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं आपके UPSC में, तो इसको भी याद होना चाहिए। ये CPC ये बॉडी है बहुत इम्पोर्टेंट।
तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पे लोवेस्ट एवरेज अभी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2016 से लेके 23 तक के आंकड़ों में इस बार हम सबसे कम चीज़ें पाए हैं। वो क्या है, PM 2.5। तो PM 2.5 अगर देखें तो हमारा 101 है, और PM 10 की बात करें तो 215 है। तो ये 2023 का आंकड़ा है, 2016 के आंकड़े में 146 था, यहाँ से सीधे आप देख सकते हैं 101। तो ये चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। अगर दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं तो पॉल्यूशन का सामना थोड़ा इस बार कम करने की बातें बोली गई हैं। पॉल्यूशन का सामना थोड़ा कम ही करेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन इस बार थोड़ा कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यहाँ पे वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कब मनाया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव ये तो पूछ ही देते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में बड़े एग्जाम में भी डाल देते हैं। अगर आपको डेट नहीं मालूम होगा तो वहाँ पे आप फंसते हुए नज़र आते हैं, आपके स्टेटमेंट से पूरी की पूरी क्वेश्चन भी गलत नज़र हो जाती है। तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर के साथ मिलके ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की बातें बोली जा रही हैं। SKICC यहाँ पे इसको कहीं कहीं ऑर्गेनाइज कर रही है जम्मू और कश्मीर में 1 और 2 जून के अंतर्गत। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, कहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री कोलैबोरेट कर रही है और कौन सा इंस्टीट्यूट, ये चीज़ें याद होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, एक हाइब्रिड इवेंट टू ऑब्जर्व वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023। तो यहाँ पे वर्ल्ड नो टोबैको डे यहाँ पे मनाया गया, और इसका जो थीम है वो क्या है, इसका थीम है, ये आपको बता दूं, 31 मई को ये मनाया जा रहा है, और इसका जो थीम है वो है वी नीड फूड नॉट टोबैको। तो इम्पोर्टेंट है इस बार का थीम, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। वी नीड फूड नॉट टोबैको, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यूनियन कैबिनेट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव किए हैं सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। तो सिटीज़ 2.0 क्या है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सिटीज़ 2.0 को अप्रूव किया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर MOHUA पार्टनरशिप करेंगे AFD के साथ। क्या है ये, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, ये फ्रांस की एजेंसी है, जो कि क्रेडिंस्टाट फॉर विडरफाबू, ये KFW एक यूरोपियन यूनियन है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इसके साथ मिलके काम करने के लिए बातें बोली गई हैं। प्रोग्राम क्या क्या चीज़ पे फोकस करेगा, तो सपोर्ट करेगा कॉम्पिटिटिवली, और सेलेक्ट करेगा प्रोजेक्ट, प्रमोट करेगा सर्कुलर इकोनॉमी को, और फोकस करेगा इंटीग्रेट वेस्ट मैनेजमेंट को। सिटी के अंदर जो भी प्रदूषण हो रहे हैं, चाहे वेस्ट हो सॉलिड हो, इस प्रकार से जो भी वेस्टेज मटेरियल आ रही हैं उसको कैसे डील किया जाए। क्लाइमेट ओरिएंटेड भी है, रिफॉर्म लेके आने की बातें बोली जा रही हैं स्टेट लेवल पे, और इसको स्ट्रेंथन करेगा नेशनल लेवल पे ले जाके रखने की बातें बोली जा रही हैं। दूसरा जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, G20 की प्रेसिडेंटी ऑर्गेनाइज कर रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं 3rd एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG की, यहाँ पे 31 से 2 जून के बीच में ILO के हेडक्वार्टर यहाँ पे जेनोवा के में। तो जेनोवा में ये चीज़ें चलने वाली हैं, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ILO से निकल गया तो इसकी बैकग्राउंड को हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ILO से बने हैं। तो ये क्या है, एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो मैंडेट करता है, ध्यान देता है किस पे, कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को मिलनी चाहिए, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसकी सारी डिटेलिंग बताता है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट और लेबर के एस्पेक्ट को लेके ध्यान देता है। बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें 187 मेंबर स्टेट हैं। तो 187 मेंबर स्टेट हैं, लेकिन बात करी जाए 193 जो UN की मेंबर बॉडी हैं उसमें से 186 आते हैं, और जिसको प्लस कर दिया जाता है कुक आइलैंड। तो कुक आइलैंड को अगर ऐड कर दें तो ये चीज़ें 187 हो जा रही हैं। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ILO की जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और UPU की भी आपको जेनेवा में है। तो यहाँ पे 40 ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, और
3000 से ज़्यादा स्टाफ 107 देशों में कार्यरत अभी पाए गए हैं। राइट ऑफ वर्कर्स यहाँ पे बात करता है कि क्या होना चाहिए कि फ्रीली और कलेक्टिवली बार्गेनिंग हो सके। तो इसकी जो राइट्स है उसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स और कंपलसरी लेबर को एंड करने की बात बोला गया है, चाइल्ड लेबर को एंड करने की बात बोला गया है, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है वर्कर प्लेटफॉर्म पे लेके उसको एंड करने की बातें बोली जा रही हैं। 11 अप्रैल को 1919 में इसका स्थापना होता है और 1969 में इसको नोबेल पीस अवार्ड से भी सम्मान दिया जाता है। तो अवार्ड इसको 1969 में दिया गया है। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, तो ये भी याद रखने वाली बात है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात बोले तो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ये दोनों इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरह। तो यहाँ पे देखेंगे GDP ग्रोथ के ऊपर कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। तो यहाँ पे फार्म सर्विसेज की बातें बोली जा रही हैं सेक्टर, ये जो है आगे बढ़ा इकोनॉमिक आउटकम्स। 3 ऑफ द 8 ब्रॉड इकोनॉमिक एक्टिविटी सेगमेंट रिकॉर्डेड हायर GVA ग्रोथ देन 2021-2022। तो यहाँ पे चीज़ें ग्रू हुई हैं, कुछ बड़ी हैं GVA में, और ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं किसके कंपैरिजन में, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखती हुई नजर आ रही हैं। तो GVA आप ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ब्रॉडकास्टिंग भी 14% के आसपास बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मार्जिनली फास्टर है प्रीवियस ईयर से, मतलब बहुत कम। अगर ऐसे ग्राफ देखा जाए तो ये ऐसे बढ़ा है तो यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा उससे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें थी हम लोग यहाँ पे देखें। तो कुछ इसको एक्सपेंशन जो हुआ है वो ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे 2026 कह रहे हैं 2020 में जुलाई में यहाँ पे, और मार्च 2023 में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6.1% की आंकड़ा दिखाई गई है, जो कि फर्स्ट 3 मंथ 2023 की दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्वार्टरली चीज़ें हैं, ये इंगित कर रही है 6.1%, जो कि अच्छी बातें हैं। ये पूरी की पूरी डाटा NSO यहाँ पे निकाल के लाई है। तो ये डाटा जो है NSO दी है, आपके सामने यहाँ पे बताया गया। कुछ बैकग्राउंड में जाके हम देखेंगे कि GDP और GVA में क्या डिफरेंसेज है, उसको भी हम देख लेंगे। तो GDP क्या होता है फ्रेंड्स? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म है। यह एक मॉनिटरी मेजर है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज, जो भी आपके कंट्री में फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंट्री के अंदर, तो उसको सारी की चीज़ों को GDP में रखा जाता है। तो ये एक प्रोवाइड करता है क्या, इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ द कंट्री प्रोवाइड करता है कि साइज ऑफ इकोनॉमी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इसी को दर्शाता है। GDP कैलकुलेट करता है 3 तरीके से कैलकुलेट करता है क्या, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शंस और इनकम। ये 3 चीज़ों पे ऐसे करके कैलकुलेट किया जा सकता है GDP को। रियल GDP क्या करता है, टेक्स इनटू अकाउंट दैट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशंस, वाइल नॉमिनल GDP इसमें कंसीडर नहीं करता है। तो ये रियल GDP की अगर बात करें तो उसमें इन्फ्लेशंस को कंसीडर किया जाता है। दाउ इट हैज़ लिमिटेशंस, GDP इज़ ए की टूल टू गाइड पॉलिसी मेकर। तो ये GDP जो है, पॉलिसी मेकर जो है GDP का इस्तेमाल करते हैं टूल मेकर के लिए। इन्वेस्टर, बिजनेस, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले बता दें आपको, एक कंट्री के अंदर ही इसकी सारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब 1 ईयर आप ले सकते हैं। तो इसकी टाइम पीरियड के अनुसार जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, फाइनल गुड्स, ये भी चीज़ें याद रखने की योग्य है। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि एक फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाया, क्या, सपोज आईपैड बनाया, तो अगर एक कंट्री आईपैड बनाई और उसको दूसरी कंट्री उस पर उसकी प्रोडक्ट को और भी सारे जो इंक्लूसिव प्रोडक्ट हैं वो लगाया, और जो प्रोडक्ट फाइनल बन के तैयार हुआ सेल करने के लिए मार्केट में वो ये, और जब रिटेलर के पास गया, रिटेलर उसको सेल किया, और रिटेलर से जब एक कस्टमर उसको ख़रीदा आईपैड को, तो वो आईपैड क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि वो कंजम्पशंस में यूज हो गया। तो वह जब तक कंज्यूमर तक पहुंच नहीं जाता है लास्ट माइल तक, फाइनल गुड वो नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंस है, इसको समझने की योग्य बातें हैं।
जीबी कैसे निकालते हैं? जीवीए की बात करें तो यहाँ पे जीडीपी प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें से टैक्स ऑन प्रोडक्ट घटा दिया जाता है। ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, सॉरी फॉर्मूला है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए यहाँ पे पूरा नाम इसका क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये मेजर क्या करता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन एरिया, इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। तो ग्रॉस वैल्यू ऐड करता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो भी बीच वाली चीज़ है उसको माइनस कर देता है, जो कि मैं यहाँ पे बताया अभी, उसको माइनस कर देता है। ये इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर निकाली जाती हैं। अनसर्टेन सावर नया एडिटोरियल है, उसके ऊपर हम देखेंगे। तो अभी आप जान सकते हैं कि भारत में जो मानसून का सिस्टम है वो आ चुका है। आपके 1 जून को यहाँ पे एंट्री मार देता है। आपके केरला से होते हुए साउथ वेस्ट मानसून आती है, जो कि आपकी भारत भूमि को नहलाती हुई, स्वागत करती हुई आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। तो भारत की जो साउथ वेस्ट मानसून है वो आके आप लोगों का बहुत हेल्प करती है, तभी जाके यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। उसी के ऊपर यहाँ पे आईएमडी का रिपोर्ट है। आईएमडी क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ये अपना डाटा इसी आधार पर देता है। अब यहाँ पे हम इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो अप्रैल में यहाँ पे बोली गई और अपडेट किया गया। इनके जितने भी पुराने पिछले आंकड़े थे उसको ये अपडेट किए। क्यों? क्योंकि इनकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट थी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी बातें यहाँ पे बोली गई। लेटेस्ट एनालिसिस की बातें बोलें तो आईएमडी जो है रिलाइज ऑन सजेस्ट नियर सर्टेनिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो। तो जो एल नीनो होता है, एल नीनो क्या होता है? एल नीनो को मैं बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालाइज किया हूँ कई सारे अपने वीडियोज़ में। यहाँ पे भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बात करी जाए एल नीनो की, तो जो आपका ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है और ये जो आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ से जो करंट निकल के आती है इक्वेटोरियल करंट और ये पेरुवियन करंट। तो यहाँ से जो यहाँ पे बहुत हॉट होती है, लेकिन ये हॉट ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पे? पेरुवियन करंट, पेरू कंट्री के पास। तो इन रीजन पे शिफ्ट हो जाती हैं ये करंट का मतलब बहुत करंट एक ओशियंस का चैनल है, जिसके कारण यहाँ पे गर्मी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो गर्म वाटर है यहाँ का शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे? पेरुवियन रीजन में, जिसके कारण एल नीनो की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एल नीनो जब भी आता है तो तूफान, फ्लड, ड्रॉट, सूखा, बहुत सारे बीमारी, बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आता है। कहाँ पे? आपके भारत में भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइक्लिकल फेनोमेनन ऑफ द वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक, ये सामान्यतः जो चीज़ें होती हैं बताना मैं भूल गया, 6 से लेके 10 साल सामान्यतः 6 ईयर के टर्म में ये चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्टीन्यूसली, लेकिन 6 ईयर के टर्म में ये चीज़ें होती रहती हैं। और रेनफॉल इन वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, स्पेशली जुलाई से अगस्त तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। डिस्पाइट सर्टेनिटी ऑफ एल नीनो, तो जो एल नीनो है इसकी बहुत सारी सर्टेनिटी है। ये निश्चितता के रूप में 6 से 10 के साल के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आईएमडी यहाँ पे चूज किया है क्या कि एक नॉर्मल मानसून्स कहीं ना कहीं 96% के आसपास यहाँ पे चीज़ें चलने वाली हैं। 50 ईयर्स लॉन्ग टर्म एवरेज यहाँ पे 87 सेंटीमीटर की चीज़ें दिखाई गई हैं कि रेनफॉल के रूप में चल रही हैं। एनीथिंग बिलो 96% वुड हैव बीन कैटेगराइज एज बिलो नॉर्मल। तो 96% से लेके अगर चीज़ें कोई भी कम होती हैं तो रेनफॉल कहीं कहीं नॉर्मल नज़र आएंगी। यहाँ पे ऐसी चीज़ें बोली हैं। एक नया टर्म है यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी बनाया हुआ है। ये चीज़ें स्टेट पीसीएस भी कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है? तो इंडियन ओशियन डाइपोल जिसको नहीं पता था उस वक्त वो क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाए थे, इसलिए यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यह एक टेम्परेचर को इंगित करता है, क्या बताता है, दर्शाता है, दिखाता है। टेम्परेचर स्विंग बिटवीन वेस्टर्न
एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका इंडिया है ईस्ट और वेस्ट, आपके नीचे से मतलब ये तो अरेबियन और गल्फ ऑफ ये बे ऑफ बंगाल हो जाएगी, लेकिन नीचे की हम बातें करें यहाँ से तो इसके डिफरेंसेस को बोला है इंडियन ओशियंस की बातें बोली गई है। तो यहाँ पे वही है इंडियन ओशियन डाइपाल, दोनों पोल में आपको क्या होगा, टेम्परेचर का बहुत सारा स्विंग नज़र आएगा, बहुत डिफरेंसेस नज़र आती है, जिसके कारण क्या होगा, फेवर करेगा रेन डेवलपमेंट और ऑफसेट ऑफ द लॉस इन द रेन। तो कहीं बारिश ज़्यादा करेगी, कहीं बारिश कम करती हुई नज़र आएगी। ये एल नीनो का इफ़ेक्ट भी इसको माना जाता है। तो ये आईओडीज और ये एल नीनो दोनों एक साथ आते हुए कभी दिखे नहीं थे, लेकिन इस बार जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ कहीं ना कहीं देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं और किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आईएमडी अभी अपडेट किया आपने अंडरलाइन, मैं पहले ही बताया आपको कि आईएमडी का जो प्रिडिक्शंस था हमेशा चेंज होता हुआ इस बार नज़र आ रहा है, क्योंकि रेनफेड एग्रीकल्चर जोन ऑफ जो कंट्री हम लोगों का 92 से 104% के आसपास एवरेज यहाँ पे मानी जाती है रेन को लेके। लेकिन टेक्निकली क्वालिफाई किसको कर रहा है, यहाँ पे अभी नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदल रही हैं। यह हेल्प किसको कर सकता है, रीजन में रेनफॉल को लेके कि हाँ ये हेल्प करेगा और एग्रीकल्चर जो है एक अच्छा आउटपुट इस बार दे सकता है, यहाँ पे बातें बोली गई हैं। लेकिन इसकी अपनी भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी पिक्यूलिटीज़ क्वालिटी हैं जो इस बार ऐसे कह देने से संभव नहीं हो सकती है। वो आने वाले समय में वॉच आउट किया जाएगा कि मानसून किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेशली और टेम्पोरली। स्पेशली मतलब हर जगह पे किस प्रकार से बारिश हो रही है, और टेम्पोरली मतलब अभी जो चीज़ें चल रही हैं। ये थी सारी डिटेलिंग आपका किस चीज़ को लेके, यहाँ पे अनसर्टेन सावर को लेके। आईएमडी का प्रेडिक्शंस हम लोग जाने, किस प्रकार से आईओडी वर्क करता है वो हम जाने, एल नीनो को हम जाने, और क्या जाने यहाँ पे जो आपका एग्रीकल्चरल इश्यूज हैं उसको भी हम देखें। ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे तुर्की का स्टेटस क्यू इन तुर्की अभी रिसेंटली जीत के आए हैं, इलेक्शन हुई है, और ये RTE रेसेप तैयब एर्दोगान यहाँ पे जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, यहाँ पे इनकी पार्टी जो है AKP ये जीत के आई है, और 2002 में भी ये जीते थे, अभी रिसेंटली भी जीत के आए हैं। लेकिन इस बार का जो चैलेंज होगा बहुत अलग चैलेंज है। तो मिलिट्री ट्रेडिशनल गार्जियन ऑफ द ओल्ड ऑर्डर ये थे कहीं ना कहीं अंडर हिज थंब, इनके ही अंगूठे के नीचे सारी चीज़ें ये चल रही थी। आज की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस जो है AKP की अगर बात करें तो ये पार्टी कुछ अलग तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी हेगोमोनी ऑफ पॉलिटिकल मशीन्स इन्हीं के हाथ में है, उलेमा लोग इन्हीं के हाथ में चल रहे हैं। तो ये जीत के आए हैं, और इसके पीछे क्यों ये न्यूज़ में निकल के आया है वो हम देखेंगे। इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन 2023 की अगर कंपेयर करते हैं 2002 में अगर जीत के आए थे तो वहाँ से तो हमको क्या देखने को मिलता है, डीपेनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, जो क्राइसिस है देश की वो बढ़ती हुई जा रही है। किस एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में प्रॉब्लम निकल के आता हुआ नज़र आ रहा है। डेमोक्रेसी और फ्रीडम भी कहीं ना कहीं एक्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इश्यू निकल के आ रहा है कि कितनी फ्रीडम लोगों को होनी चाहिए, उसमें भी लोग क्वेश्चंस उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों के मन में रिसेंटमेंट है, नाराज़गी है बहुत सारी चीज़ों को लेके और उनकी लॉन्ग रेन को लेके। अपोजिशंस यहाँ पे क्या बातें बोल रहा है कि जो ये चीज़ें इतना एंगर चीज़ें अपोजिशंस दिखा रहा है, वो और भी बातें बोल रहा है कि ये जो विक्ट्री हुई है मई 14 को और संडे को रन ऑफ को, तो यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं कि कम से कम ये जो चीज़ें हैं ये मोस्टली अनफेयर हैं। ये एक साल में जो चीज़ें हुई हैं बहुत अनफेयर हैं। तो ये वोट शेयर की बात करें 52.1% ऑफ द वोट शेयर यहाँ पे केमल कलीगोर्दुलुस पार्टी के खिलाफ यहाँ पे ये पाए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपोजिशंस क्लेम करती हुई नज़र आ रही है कि ये अनफेयर प्रैक्टिस से चीज़ें आई हैं। तुर्की से बात याद आया आपको, इसकी डिटेलिंग दे देते हैं। तुर्की ये कंट्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी दोनों के बीच में सैंडविच बनता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ इस सिंगल
पीपीटी से बने हुए हैं। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है तर्कीय का, ये तर्की अब नहीं है, अब इसका नाम बदल के तर्कीय कर दिया गया है। ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अभी रिसेंटली बदला गया है। दूसरी जो बातें मैं बोलता हूँ ये कि ब्लैक सी के पास सी ऑफ मरमरा और ये बॉस्पोरस स्ट्रेट से यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो स्ट्रेट एक नैरो सकरा दो लैंड के बीच में जगह होती है जहाँ से कोई भी नेवल शिप वगैरह पास हो सकती है। तो ये बॉस्पोरस स्ट्रेट हो गई, और ये बॉस्पोरस स्ट्रेट किसको टच करती है, कनेक्ट करती है एजियन सी को टच करती है। सी आप क्रेटे भी यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सिप्रस आइलैंड यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को ये चीज़ें जाननी चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। तो बॉस्पोरस स्ट्रेट ये हो गया, और ये रहा आपका डार्डेनल स्ट्रेट। तो डार्डेनल स्ट्रेट से भी क्वेश्चंस आए हैं, बॉस्पोरस से, ब्लैक सी से भी आ गए हैं, मेडिटेरेनियन सी से भी क्वेश्चंस आए हैं, एजियन सी से भी क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इसकी लोकेशंस इतनी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका एशिया का पार्ट माना जाता है, एशिया से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं रखता है। लेकिन ये जो पार्ट आपका है ये यूरोप का पार्ट यहाँ से निकल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको याद रखने की बातें हैं। लेक तूज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूफ्रेट्स रिवर भी कहीं यहीं से गुजर रही है। तो ये चीज़ें हैं। लेक वान भी आप देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे अच्छे से दिया। तो ये लोकेशंस याद रखिएगा, इस कंट्री को याद रखिएगा, न्यूज़ में था इसलिए क्वेश्चंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वी आर द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस बताया गया है। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यहाँ पे 22 मई को ऑब्जर्व किया गया है, मनाया गया है। और यहाँ पे एक अनदर रिमाइंडर है किसके लिए, रोल ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड प्ले इन रिजॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। तो हम क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को कैसे डील कर रहे हैं उसी के ऊपर लेके यहाँ पे एडिटोरियल आया हुआ है। तो सबसे पहले अगर बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि रिच वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म एंड देयर इंटरकनेक्शंस विद ईच अदर एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो हम लोग की जीवन है वो इन्वायरमेंट से इस कदर जुड़ी है कि इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इसके पार्ट हैं, न चाह के या चाह के भी। तो एक अर्थ जो है, एक अर्थ के सिस्टम में कई सारे बायोम्स हैं, सिस्टम हैं, कई सारे नीचेज हैं, कई सारे इन्वायरमेंट हैं। ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी को हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम इसका अटूट हिस्सा हैं। तो यहाँ पे अगर अंदर और बॉडीज सारी बातें बोलें तो हमें विलेज, टाउन, सिटीज़ और सारे रिमोट प्लेसेस पे ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ और इकोसिस्टम को लेके आगे चलना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए और इन्हेंस भी करना चाहिए बायोडाइवर्सिटीज़ को। किस किस जगह पे, लैंड, ओशियंस और ये सारे जगहों के कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ करते हैं, सिक्वेस्टर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सिक्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि कार्बन को कैप्चर कर देते हैं, पॉकेट में बंद कर देते हैं। तो जो ओशियंस है वो भी कैप्चर करता हुआ नज़र आ रहा है, प्लांट लगाएंगे वो भी कैप्चर करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर को बैलेंस बनाने में बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं। मिटिगेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज की बात करें तो यहाँ पे हमको दिखता है बहुत सारा बेनिफिट हमको ये देते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन हम उतने ही अपनी बायोडाइवर्सिटी को खोते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये हमको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं हमारी आवश्यकताओं की, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इनरिचमेंट, सारी चीज़ों को हमको कहीं ना कहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अभी बात करी जाए इसको तो ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन अवस्था में पहुंच रहा है, इनमें कमियां नज़र आ रही हैं क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रखा हुआ है, इसका एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा है। नीड के अनुसार अगर कोई चीज़ हम करते हैं तो हमारे लिए फुलफिलमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर अपनी ग्रीड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम तो हमारे लिए 2 पृथ्वी भी कम पड़ जाएगी।
यहाँ पे वही सारी बातें बोली जा रही हैं और इसको नेचर को और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में जो भी चीज़ें हों वो सही तरीके से चल सकें। ग्लोबली और इंडिया की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं, एडिक्वेटली कंजर्व करते हुए नज़र आए हैं यहाँ पे इसको, कि इसमें सारी चीज़ों में हम कहीं ना कहीं अपनी गलत तरीके से पॉलिसी के अनुसार फेल होते नज़र आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वाइड बहुत तीव्र गति से डिक्लाइन हो रहा है और जो बचा कुचा है उसे हमें सुरक्षा देना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस देना चाहिए। ग्लोबली बातें बोली जा रही हैं, ना कि कोई एक कंट्री। ध्यान रहे, अगर एक कंट्री मिल के आती है, क्योंकि एक कंट्री मान लीजिए ब्राज़ील आ गई, ब्राज़ील एक कंट्री आ गई, वो लंग ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है इस कंट्री को। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे जो कि तीव्र गति से कट रहे हैं और ये कटना शुरू हैं तो अगल बगल की कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएंगी। बिल्कुल, तो ये कंट्री इतनी ज़्यादा अपने अंदर डाइवर्सिटी रखे हुए है कि लोगों को भी इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए कोई एक कंट्री छूट गई तो भी इम्पैक्ट हम हो जाएंगे, इसलिए हमें ग्लोबली एक साथ आना पड़ेगा। यहाँ पे वही सारी बातें बोली जा रही हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की बातें बोली जा रही हैं, तो इंडिया जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लेके आ गया है, जो ये भी कहीं ना कहीं वीकेन करेगा अपने इन चीज़ों को और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को वीक करता हुआ नज़र आएगा। सिविल सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा रोल है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एनजीओ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो भी एक्टिविस्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। किस चीज़ में रोल प्ले कर सकते हैं? सस्टेनिंग क्या चीज़ के लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसको कंजर्व, प्रिजर्व, सस्टेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम रोल अपना प्ले कर सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाया गया उसको लेके जो चीज़ें चल रही हैं सही डायरेक्शंस में कहीं ना कहीं नहीं चल रही हैं। एडिटर यहाँ पे वही सारी बातें बोल रहे हैं। फॉरेस्ट टू डिस्क्राइब आवर इमेंस एंड यूनिक नेचुरल हेरिटेज इज फ्लॉड, ये जो है बातें बोली जा रही थी वो एक गलत तरीके से है आज के डेट में। इंडियाज बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट ओनली ऑन लैंड, इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है केवल लैंड पे नहीं है, जो कि पहले बताया। वाटर बॉडीज, रिवर, डेल्टा, ओशियन, सारी चीज़ों को इंडिया कवर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफी भी है, यहाँ पे जियोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे पीपल की डाइवर्सिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे टेस्ट की, कल्चर की भी डाइवर्सिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो लैंग्वेज की डाइवर्सिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि इसको अगर बचा लिया जाए तो वर्ल्ड की सारी कल्चर, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और सिविलाइजेशंस बचती हुई नज़र आ जाएगी। ऐसी बातें बोली जाती हैं अपने इंडिया के बारे में। तो सोच सकते हैं इंडिया किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया है, इंडिया सबको एक्सेप्ट करता है, ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। और ये सारी चीज़ें अल्पाइन, पास्चर, डेसर्ट, ये जितनी भी इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड, समाना, सब कुछ कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल कम्युनिटी को दर्शाता है और इंडिया में पाती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए हमें इसका ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे निकल के आया है, इसलिए इसकी सारी डिटेलिंग को मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ। 21वीं सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो है एक लिमिटेड मीनिंग बना दी गई है 21वीं सदी में, कि ये जो हैं इनकी क्या उपयोगिता है, इसको लेके बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी जाती हैं। मेन स्ट्रीम ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द गोल ऑफ द प्रॉस्पेर्ड नेशनल मिशंस बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ह्यूमन वेलबींग के लिए ये मिशन बनाई गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बनाया गया था 2015 से लेके 2030 तक इसका टारगेट रखा गया। अच्छा, इसके पहले कौन सा गोल था, क्या आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं? एसडीजी से पहले कौन सा गोल चल रहा था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो यहाँ पे जितने भी कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं और जो भी इसके अंतर्गत काम करते हैं वो सारे के सारे इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि कैसे इसको टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस करके यहाँ पे डील किया जा सके। मिशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं तो इनेबल कर रहा है अपने कंट्री को कि जो भी क्रिटिकल चैलेंजेज हो रही हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, नेचुरल और रीजनरेटिव कल्चर, इकोसिस्टम, पब्लिक हेल्थ को लेके, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज को लेके, यहाँ पे सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस देता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके का सॉल्यूशंस हमको हमेशा खोजना पड़ेगा। अगर हम अपने इन चीज़ों को
चेंज नहीं करते हैं, अपने क्लाइमेट पॉलिसी को बदलते नहीं हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ग्लोबली सारे कंट्रीज़ को लेके पार्टनरशिप के साथ नहीं चलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस नज़र आता हुआ नज़र आएगा। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स भी इन्हीं को टारगेट करता है कि कैसे पॉवर्टी एलिविएट करना है, न्यूट्रिशंस को लाना है, हेल्थ लोगों के ठीक करना है, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना है और सपोर्ट करना है ग्रीन इकोनॉमी को। तो ये जो चार चीज़ें हैं इस पे ही सारी डिटेलिंग दी गई है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी बैकग्राउंड में जाके हम देखेंगे। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो गोल है नो पॉवर्टी पहले ही बोली गई है। देश में किसी भी देश में अगर पॉवर्टी है तो वहाँ के लोग कैसे अपने बच्चों को फूड और कैसे अपने बच्चों को सुख सुविधाएं दे पाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं रहीं, फूड ही नहीं रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, हेल्थ क्या हाल होगा। हेल्थ नहीं होगा तो एजुकेशन ऐसे ही चरमरा जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 1 में रखा गया। ध्यान रहे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपके 17 गोल हैं, 169 टारगेट हैं। तो ये चीज़ें याद रखना चाहिए आपको। 2015 से 2030 तक ये टारगेट है। दूसरा जो है जीरो हंगर आता है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी का एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, पांचवा छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यहाँ से देखिए क्वेश्चंस इस स्लाइड से कोई भी ऐसा इंडिया का पीसीएस एग्जामिनेशन नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं रेज किए होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इसको रट लीजिए, एकदम दिमाग में अपने रख लीजिए भैया, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इसका उपयोग आप अपने किसी भी आंसर राइटिंग में करेंगे तो आपको अच्छे अंक, अच्छे मार्क देके ही जाएंगे। इसलिए इसका उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। तो क्लीन वाटर सैनिटेशन छठे में आता है और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की अभी विश्व में बहुत ज़्यादा बातें बोली जा रही हैं, तो यहाँ पे क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड, तो 7वें में आता है, ये याद रखिएगा। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ 8वें में, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 9वें में और रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करेंगे 11 में, 10वें में सस्टेनेबल सिटीज़ की 11 में, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन 12 में। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें लगती है कि 12 में जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। पहली चीज़ें अगर देखिए कोई भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शंस होगी। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शंस का क्या मतलब है यहाँ पे कि कोई भी कंट्री, सपोज चाइना हो गई, तो चाइना विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब बनती हुई नज़र आ रही है और भी ज़्यादा प्रोडक्शंस के ऊपर केवल फोकस कर रही है। तो प्रोडक्शंस के ऊपर केवल फोकस करिए तो वो ये नहीं देख रही है कि मैं कितना रिसोर्स का एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, बस वो ये देख रही है कि कितना और ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बना सकते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, इर्रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशंस बहुत तीव्र गति से आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इतना ही तक नहीं निकल रहा है, जो पृथ्वी का रिसोर्स है उसको भी आप तीव्र गति से कंज्यूम करते हुए, एक्सप्लॉइट करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको समझना है कि लोगों की नीड कितनी है, वर्ल्ड में नीड कितनी है, उस नीड को समझ के हमको आगे बढ़ना है, ना कि अपनी इकोनॉमी को यहाँ पे खाली आगे लेके चलना है और इन्वायरमेंट को यहाँ पे दरकिनार कर देना। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ध्यान देने वाली बातें हैं। 13वां जो इम्पॉर्टेंट निकल के आता है क्लाइमेट एक्शन, 14वां लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, 15 पीस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 16 17वां पार्टनरशिप फॉर गोल। तो ये जिस सब को एक साथ मिलके आने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये थी सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की डिटेलिंग के साथ आपको इस एडिटोरियल को मैंने इन्वायरमेंट का कवर करके दिखाया। आशा करते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे ग्रेफीन के बारे में निकला है। ग्रेफीन बस क्या है उसको हम देखेंगे। तो जो बस है वो छूटता हुआ जा रहा है किसका, भारत का, उसको सही तरीके से पकड़ते हुए नज़र आना चाहिए। तो ग्रेफीन क्या है सबसे पहले वो हम देखेंगे, फिर इस एडिटोरियल की डिटेलिंग को समझेंगे। तो ग्रेफीन आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिखता है, हेक्सागोनल बॉन्ड के साथ लगा हुआ होता है। तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है हेक्सागोनल बॉन्ड। तो एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन ये बोला जाता है जो सिंगल लेयर ऑफ एटम्स अरेंज करता है, किस में, हेक्सागोनल लैटिस। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल शेप में है और लैटिस स्ट्रक्चर, ये पूरी लैटिस स्ट्रक्चर बोली जाती है जो कि नैनो स्ट्रक्चर है।
इसका नेम इसी के ग्रेफाइट से ही निकल के ग्रेफीन बना हुआ है, देख सकते हैं। और नियरेस्ट नेबर जो इसकी बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पे होती है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है क्या, बैलेंस बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन से अलग अदर इलेक्ट्रॉन को एक सीट से यहाँ पे जोड़ता है। दूसरी इसकी खूबी की बात करें तो हीट इलेक्ट्रिसिटी वेरी हाई लॉन्ग हो सकती है और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत इफिशियंट भी चीज़ें हैं। एक्सट्रीम थिननेस भी है लेकिन 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग भी है स्टील के कंपैरिजन में। यहाँ पे बातें बोली गई हैं। 2004 में गिम और कॉन्स्टेंटिनोस को इसको डिस्कवर किए हैं। यहाँ पे 2010 में सीधे इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दे दिया जाता है। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। क्या है, ग्रिफीन, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की सबसे थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल बोथ की बात करी जाए, इलेक्ट्रिकल और हीट, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी और हीट दोनों पहुंचा सकता है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है ग्रेफीन, जो कि अभी आपको बताया मैं। ये क्या कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर। तो आपका जो कॉपर का वायर होता है उससे भी अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्या इशू है उसको भी समझेंगे। 200 गुना स्ट्रॉन्गर है ये, बोला जा रहा है स्टील से, अगर बात करी जाए, कंपेयर किया जाए तो 6 टाइम लाइटर है, हल्का भी है और स्ट्रॉन्गर भी है। तो ऐसी चीज़ें अगर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं गिफ्टेड है बाई गॉड। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मानव के द्वारा जो इन्वेंट किया गया है कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन ला सकता है ये वर्ल्ड में, अगर सही तरीके से इसका प्रोडक्शंस और यूज होने लगा तो। ये ऑलमोस्टली परफेक्टली ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं, 2% ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब करता हुआ है। इम्परमिएबल है गैसेस से, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम के लाइट की बातें बोली जा रही हैं। इवन दो जज लाइटर्स, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैस कितनी हल्की हैं, याद है आपको। इनकी जो भी आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन को टॉप में ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्के गैस हैं। यह रिवोल्यूशनाइज करेगा, जो कि पहले मैं आपको बताया, सारी बैटरी, सेंसर, सारी फील्ड में ये कहीं ना कहीं धूम मचाने वाला है। इसके यूजेज की बात करते हैं तो यूजेज में हम ये देखते हैं कि एरो स्पेस में, ऑटोमेटिव में, स्पोर्ट में, इसका मतलब जो भी व्हीकल है, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ों में इसका हाई परफॉर्मेंस देखा गया। बैटरीज में सुपर कैपेसिटर, टच स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप्स में, हर प्रकार के आपके यूजेज हो सकते हैं। कंडक्टिव इंक्स की बातें बोली जा रही हैं। ग्रेफीन बेस्ड सेंसर भी यूज होते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटर करने के लिए, हेल्थ केयर और वियरेबल डिवाइस में, यानी हर प्रकार से कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो छोड़ दे। तो मेडिकल हो गया, एजुकेशंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, हेल्थ, हर प्रकार से इसको आप यूज करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसकी बहुत सारी अलग खूबियाँ भी हैं। तो ग्रेफीन बेस्ड जो मास्क है, यहाँ पे कोविड-19 के बाद ये चीज़ें निकल के आई हैं। ग्रेफीन एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है किस फील्ड में, तो आपके डिफेंस वाले फील्ड में, एरोस्पेस के फील्ड में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफेंस को भी आप जोड़ सकते हैं। ये सारे चीज़ों को जोड़ के आज जब भी ग्रेफीन पे मेंस में क्वेश्चन आए तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दिमाग में ज़रूर रखा रहिए आप। तो ये जब इशू दिमाग में रहेगा तभी आपका प्रोसेस करेगा। मेंटल वहाँ पे प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, याद रहे। लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे देखते हैं और सुनते हैं इस तरीके से तो कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करके आप देख सकते हैं और मेंस में आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो डिफेंस के फील्ड में, एरोस्पेस के फील्ड में ये कहीं ना कहीं अपना अतुल्य योगदान देता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ मेक्स इट्स प्रॉमिसिंग मटेरियल। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है 200 गुना, 100 गुना, स्टील से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इसका यूज आर्मर में, बैलिस्टिक प्रोटेक्शंस में होती हुई भी नज़र आ रही है। पोटेंशियल है इसके अंदर, एब्जॉर्ब करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब को भी। ये ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, यूजेज है इसकी। इसके यूजेज को लेके यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। हाईली सेंसिटिव है इन्वायरमेंटल चेंज को लेके यहाँ पे, और एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर सेंसिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। एक्सप्लोसिव में भी रेडिएशंस और हैजार्डस सब्सटेंस को लेके यहाँ पे हाईली सेंसिटिव है। तो ये इन सब चीज़ों को हमें देख के आगे बढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से ये हैजार्डस भी ना हो और ज़्यादा एक्सप्लोसिव ना हो, रेडिएशंस, ये सारी चीज़ों को देख के आगे बढ़ना चाहिए।
ग्रेफीन बेस्ड जो मटेरियल है ये प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट किस चीज़ के, केमिकल, बायोलॉजिकल अटैक, ये सारी चीज़ें, क्योंकि सेंसर बेस्ड भी इसमें चीज़ें हैं, इसलिए ये चीज़ें हमें प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन, सिविल एप्लीकेशंस, डिफेंस एप्लीकेशंस ग्रेफीन की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ग्रेफीन 2004 में, जो कि मैं बताया, डिस्कवर हुआ। 2022 आते आते बहुत प्रकार से 300 कंपनियां के आसपास ये कहीं न कहीं डेरिवेटिव इसकी प्रोड्यूस करती हुई नज़र आ रही हैं। लीडिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ग्रेफीन का जो रिसर्च हुआ है अभी, चाइना, यूएस, यूके, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं इसका रिसर्च बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि इसका होड़ है भैया वर्ल्ड में, क्योंकि इसका डिमांड है आने वाले समय में, फ्यूचर में यही दिखेगी। स्टील कहीं ना कहीं जब्त होती हुई नज़र आएंगी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत महंगी चीज़ें हैं ये, इसलिए अभी थोड़ा कम चल रहा है। आने वाले समय में इसकी उपयोगिता को लोग समझ रहे हैं और ये आने वाले समय में बूम करेगा। तो यहाँ पे 2012 में ग्रेफीन रिलेटेड पेटेंट फाइलिंग करी गई थी यहाँ पे यूएस के द्वारा, जो कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो यूएस 2013 से 16 से बहुत ज़्यादा पेटेंट फाइल किया, साउथ कोरिया भी किया, चाइना भी कहीं ना कहीं यूएस के आसपास करता हुआ नज़र आ रहा है। 2017 के बाद से अगर बात करें तो चाइना में पेटेंट फाइलिंग बढ़ गई है। 2018 में चाइना 218 पेटेंट फाइल किया था। कि पेटेंट क्या होता है, ऐसे ही बोल के मैं निकल जा रहा हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन ठीक है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पेटेंट ये होता है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम उस पर अपनी पेटेंट ले लेते हैं। यानी ये मैंने बनाया है, ये इस व्यक्ति ने बनाया है, ये इस कंट्री ने बनाया है, ये इस स्टेट ने बनाया है, ऐसी चीज़ें पेटेंट ले ली जाती हैं। तो ये पेटेंट फाइल होती है और ये 20 ईयर्स के आसपास होती है। तो 20 ईयर्स तक होती है, उसके बाद पुनः रिन्यू करने की बातें बोली जाती हैं। इंडिया की बात बोली जाए तो इंडिया की भी कंट्री यहाँ पे पीछे नहीं है। 8 ऐसी कंट्री हैं जो फाइलिंग कर रही हैं, जो इस पे बना भी रही हैं। चाइना, ब्राज़ील जो ग्लोबल लीडर उभर के आए हैं किस फील्ड में, कॉमर्शियल प्रोडक्शंस में, ग्रेफीन में। तो ये चाइना और ब्राज़ील को आप समझ सकते हैं, ये 2 कंट्री उभर के आ रही हैं। बीजिंग ग्रेफीन इंस्टीट्यूट 2018 में सेटअप करता है अपनी इस इंस्टीट्यूट को और इस पे फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। इंडस्ट्री ग्रेड ग्रेफीन प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि इंडिया की हम बात करें, तुलना करते हैं चाइना से जब, तो हमें क्या मिलता है, 128, यानी एक हिस्सा का 20वां हिस्सा यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना का हम तैयार कर रहे हैं। 1/3 यहाँ पे ब्राज़ील का हम तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया की प्रोग्रेस की बात बोली जाए तो अच्छा है, कई नेशंस के मुताबिक हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो सेंटर फॉर नैनो साइंस और इंजीनियरिंग IIC कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसके मदद से हम अभी रिसेंटली बहुत सारे अच्छे चीज़ों को यहाँ पे किए हैं और टाटा स्टील इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प करती हुई नज़र आ रही है। और ग्रेफीन को बनाने में 15 माइक्रोमीटर की यहाँ पे चीज़ें सफल हुई हैं। तो ये इंडिया भी पीछे नहीं है, कुछ हद तक आगे बढ़ रहा है इस फील्ड में और कई सारे कार्य भी कर रहा है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मिक्स्ड ग्रेफीन विथ प्लास्टिक प्रोडक्ट रिसाइकल करने के लिए एक नया आइडियाज आया है जो इसको रिसाइकल भी कर सकता है। तो इंडिया के इस वातावरण में हम ये देखेंगे, इस नीचे में ये देखेंगे कि इनोवेशंस यूजिंग ग्रेफीन का कैसे और अलग तरीके से उपयोग भी हो सकता है, और ऑक्साइड बेस्ड रैपर लोडेड विद प्रिजर्वेटिव कैन इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इसका रैपर बनाते हैं ग्रेफीन का, तो जो भी आपके फूड और फॉडर हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो लंबे समय तक टिकेंगे भैया, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। तो IIT रुड़की यहाँ पे लॉग9 में यहाँ पे पेटेंट टेक्नोलॉजी के रूप में यहाँ पे अल्ट्रा कैपेसिटर और IIT कानपुर ये सारे मिलके कहीं ना कहीं पेटेंट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें और भी आगे जाने की ज़रूरत है, इस इतने ही पे रुकने की ज़रूरत नहीं है जब तक इंडिया का इनोवेशंस और अच्छे तरीके से नहीं हुआ। तो इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्रेफीन कहाँ पे है, तो यहाँ पे केरला में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए तो भूलना नहीं है। और इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, पार्टनरशिप किसके साथ, तो टाटा स्टील और सीमेंट त्रिशूल में। तो यहाँ पे इसके साथ बढ़ते हुए आगे नज़र आ रहे हैं। इंडिया का जो पॉइंट है, इंडिया का जो लार्ज स्केल इनोवेशंस है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशंस करने की ज़रूरत है, R&D पे फोकस करने की ज़रूरत है,
तभी जा कर के कहीं ना कहीं हम इसका यूजेज भी देख पाएंगे, इसको अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे और कंपनीज जो है इसमें हाथ डालेगी। तो कभी हाथ डालेगी जब इसमें एक लिबरल पॉलिसीज़ भारत में बनेगी, किस फील्ड में कि हाँ आप कंपनी सेटअप कर सकते हैं और अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी सारी डिटेलिंग ग्राफीन को लेके आशा करते हैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नई एडिटोरियल की तरफ। तो चाइना की मिलिट्री डिप्लोमेसी साउथ ईस्ट एशिया में किस प्रकार से चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी इसमें आपको देखने को मिलेगी। उसको हम लोग इस एडिटोरियल के माध्यम से अभी समझेंगे। तो यहाँ पे चाइना की जो आर्मी है उसको PLA बोला जाता है। तो लाओसिया यानी लाओस एक कंट्री है, उसकी आर्मी पीपल आर्म्ड फोर्स, लाओस पीपल आर्म फोर्स, यहाँ पे रिसेंटली कंक्लूड की है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या नाम है उसका? फ्रेंडशिप शील्ड 2023। तो फ्रेंडशिप शील्ड 2023 यहाँ पे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। क्या उद्देश्य से, क्या फॉस्टर कर रहा है ये? इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ इफेक्टिवली काउंटर ट्रांसनेशनल आर्म्ड क्रिमिनल ग्रुप। जो एक देश से दूसरे देश में क्रिमिनल पहुंच जाते हैं, इंसर्जेंट पहुंच जाते हैं और इशू मचाते हैं, तो वहाँ पे जंगल और माउंटेन में कई सारे इशूज और क्रिमिनल्स आ जाते थे। तो लाओस कंट्रीज वहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। तो ये एक फ्रेंडशिप शील्ड 2023 एक्सरसाइज है लाओस और चाइना के बीच में। लॉन्ग वीक एक्सरसाइज है। लाओस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सलोम्स्की यहाँ पे कोमात्स यहाँ पे विजिट किए हैं, कहाँ पे? चाइना में, और इन लोगों के बीच में डील हुई है। एक डेलीगेशंस भी यहाँ पे बैठी है जिसमें क्या क्या है? 200 ट्रूप्स, 75वीं ग्रुप आर्मी की कंबाइंड आर्म ब्रिगेड, असॉल्ट व्हीकल यहाँ पे MRAP डोंगफेंग CSK। तो ये डोंगफेंग CSK के साथ यहाँ पे एक मिसाइल है डोंगफेंग, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या होता है? ICBM। मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है और ये एशिया हो गई, एशिया कंटिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट से एशिया कंटिनेंट में वार करने वाली मिसाइल को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक कर सकती हैं। इनकी इतनी रेंज होती है 12,000, 10,000, 8,000, 15,000 ऐसी रेंज है। तो डोंगफेंग मिसाइल की 10,000 प्लस किलोमीटर की रेंज है। ये मैरीटाइम को भी कहीं ना कहीं सही करेगा। माइन जो खान है, एक्सप्लोसिव और एपिडेमिक प्रिवेंशन में भी नज़र आता हुआ आ रहा है। बिफोर दिस 2023 अगर बात करें तो PLA STC कंडक्ट किया है क्या यहाँ पे? तो गोल्डन ड्रैगन और किसके साथ? कंबोडिया के साथ, जो कंबोडिया के अभी किंग आपके इंडिया में आए हुए थे। तो गोल्डन ड्रैगन यहाँ पे, गोल्डन ड्रैगन किसके साथ? कंबोडिया के साथ यहाँ पे चीज़ें चली हैं। तो STC यहाँ पे इस सब चीज़ों को लेके, और PLA और STC दोनों, PLA मतलब चाइना यहाँ पे, और STC जो है आपका ये कमांड है, और ये सारी चीज़ें गोल्डन ड्रैगन को यहाँ पे ड्रिल करने का बातें बोली जा रही हैं। ड्रिल मतलब ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है, इसको आगे कंडक्ट करने की बातें बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। GSI जो है यहाँ पे इनवाइट कर रहा है किसको? GSI का क्या होता है? तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये कौन लॉन्च किया है? ये PLA मतलब मैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को बोलूँगा यहाँ पे चाइना जो कंट्री ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आया है कि जो भी साउथ ईस्ट एशिया है, इन कंट्रीज़ को हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे, और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी जो इशू है उसको डील करते हुए नज़र आएंगे एक टेबल पे बैठ के। ये एक इनिशिएटिव है। तो ये इनिशिएटिव एशियंस को लेके
चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग रिस्पांस मिल रही है इसको, चाइना को। किस इशू में जीएसआई, क्यों ये अपना छवि ही ऐसा बनाया हुआ है, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाया हुआ है चाइना कि भैया इससे एक समझौता सोच समझ के सारी कंट्री करती हैं, और कई सारी इससे कंट्री चिढ़ती भी हैं, कई सारी कंट्री इसका फेवर भी करती हैं। तो हर प्रकार से लोग हैं जो विश्व में अलग अलग विचारधाराओं से इसका सपोर्ट भी करते हैं। कोई डर के भी इसका सपोर्ट करते हैं कि बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज हैं यहाँ पे ये चाइना, तो इसको हम सपोर्ट करें। ये भी कोई अपना बेनिफिट देख के इसमें हाथ डालता है, कोई दूसरे को जलाने के लिए हाथ डालता है, कोई चाइना कार्ड खेल के हाथ डालता है। तो हर प्रकार से चीज़ें हैं यहाँ पे हाथ डालते हुए नज़र आ रही हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? इंट्रा एसोसिएशन स्टांस, बैंड वैगनिंग एंड हेजिंग बिटवीन चाइना और यूएस। तो चाइना यूएस में ट्रेड वॉर चल रहा है, ये सभी लोग जान रहे हैं वर्ल्ड में, और ट्रेड डेफिसिट यूएस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी चाइना के साथ। तो जियो पॉलिटिक्स जो है फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी एशियान की चाइना की जो समिट हुई थी कंबोडिया में 2022 में, उसके बाद से चीज़ें यहाँ पे प्रपोज करी गई जीएसआई चाइना के द्वारा। तो ये सिस्टम जो है, ये ट्रीटी ऑफ एमिटी यहाँ पे ये कैसे चलेगी, इसी को यहाँ पे बातें बोल रहे हैं एडिटर। लेकिन यहाँ पे जो इश्यूज निकल के आ रहा है ISES का रिपोर्ट, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? स्टेट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सर्वे 2023 है। तो एवरेज इसको बोला गया है इस जीएसआई मॉडल को, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। देखिए बार बार नहीं बोलूँगा मैं, जीएसआई यहाँ पे नाम ले लूँगा। तो 27% ऑफ द सर्वे यहाँ पे किया गया कि 27% ये एवरेज निकल के आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग सहमति जीएसआई पर नहीं दे रहे हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया में इनको बहुत तवज्जो फिर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में हमेशा हरकत करते हुए भी पाए गए हैं, कभी फिलीपींस के साथ, कभी साउथ चाइना सी में, कभी दूसरे कंट्री के साथ। तो ये हर प्रकार की इश्यू क्रिएट करता था, इसलिए कहीं ना कहीं इश्यू निकल के आता हुआ। तो इनका जो कुछ कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, उसकी भी डिटेलिंग आपको दी जाएगी। यहाँ पे एशियन कंट्री और कॉन्फिडेंस की बात करी जाए तो बहुत सारे कंट्री कॉन्फिडेंट भी हैं, कुछ वेरी कॉन्फिडेंट हैं, कुछ कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। 50% आर कॉन्फिडेंट अबाउट द इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है 50% के आसपास यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं, और 50% लोग फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, ये जो कंट्रीज़ हैं दूसरे तौर पे, ये कहीं ना कहीं इंडोनेशिया, ये यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस के जोन में झुकती हुई भी नज़र आ रही हैं। 50% नो कॉन्फिडेंस जोन में झुकती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों? इसको ज्वाइन करने के बाद, सपोर्ट करने के, चाइना को सपोर्ट करने के बाद भी ये कंट्री जो हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये सपोर्ट करने के बाद में भी इस पर सस्पिशन है, इनको संदेह है। क्यों? क्योंकि इसका पॉलिसी ही ऐसे निकल के आती है, जिस कंट्री के साथ मेल मिलाप होता है वो डेप्ट क्राइसिस में फंसती हुई नज़र आती है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन नेशंस को ले लीजिए। चाइना का बेल्ट और रेड इनिशिएटिव भी यहीं पे वेलकम किया है आपका इंडोनेशिया। ये सारी चीज़ें हैं। साउथ चाइना सी का इशू हमेशा बना रह रहा है, उसको देखते हुए भी चाइना को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो वैक्सीन का जो ड्राइव किया था और हाई स्पीड रेल जो इंडोनेशिया में लेके आने वाली बातें हैं, वैक्सीन का हेल्प किया था क्या? चाइना। इसलिए यहाँ पे इसको हेल्प करता हुआ भी नज़र आ रहा है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम मिसट्रस्ट ऑफ जीएसआई यहाँ पे चल रहा है, जीएसआई को लेके ये वियतनाम, लेकिन फिर भी वियतनाम यहाँ पे इनको ज्वाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो रैपिड प्रोग्रेस है एक सिग्निफिकेंट डिटोरियोरेशंस की तरफ नज़र आ रही है। ये लंबे समय तक टिक पाएगी कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चंस के रूप में नज़र आ रही है। वियतनाम यहाँ पे बिल्कुल भी बात बोला जाए तो यहाँ पे सस्पिशन में है कि ये जो है वो किस प्रकार से अपने नेबरहुड को डील करेगा, और अब नेबरिंग कंट्री होने के नाते इस सब चीज़ों में अपना हाथ डाला है। कितने कॉन्फिडेंट हैं उन कंट्रीज़ को यहाँ पे देख लेंगे। तो कॉन्फिडेंट कंट्री हरे वाले हैं, वेरी कॉन्फिडेंट काले वाले यहाँ पे दूसरे। और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, एशियन का एवरेज बताई गई है, आप देख सकते हैं एशियन का एवरेज क्या निकल के आ रहा है। वियतनाम कंट्रीज जो है यहाँ पे उस कंट्रीज़ का देख सकते हैं क्या रेशियो है। तो कॉन्फिडेंट का भी ग्राफ कोई बहुत ऊपर नहीं है, और ये अगर बात करें वेरी कॉन्फिडेंट, तो वेरी कॉन्फिडेंट किस हद तक ये हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जो भी कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस की बात करें तो वेरी कॉन्फिडेंट तो नहीं है, यानी सस्पिशन
दिमाग में लोगों के है कि GSI को हम लोग किस प्रकार से डील करेंगे, जियो पॉलिटिक्स किस प्रकार से आगे लेके चलेंगे। तो ये थी साउथ चाइना की इशू। आशा करते हैं आपकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे क्लियर होगी। लाओस, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये सारे कंप्लीट कॉन्फिडेंट में नहीं है, क्योंकि ये कंट्री जानते हैं, आप देख सकते हैं ये कंट्री जानते हैं कि हमको किस प्रकार हमको झेलना पड़ जाता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट से और अपनी कंट्री की कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल्चर, इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स सब बदल के रख देता है जहाँ घुसता है चाइना। यहाँ पे ये सारी बातें बोली जा रही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उसको हम देखेंगे जो न्यूज़ में थे। तो यहाँ पे लूजन स्टेट के बारे में देखेंगे कि साउथ चाइना सी में जो लूजन स्टेट पड़ता है, फिलीपींस को लेके इशू नज़र आ रही है, क्योंकि फिलीपींस यहाँ पे इसकी तरफ नहीं जाके यूएस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये लूजन स्टेट आप देख सकते हैं इसको कहाँ पर पड़ रहा है। तो लूजन स्टेट को यहाँ पे देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर का एक आइलैंड है लूजन स्टेट, जो कि फिलीपींस से जुड़ा हुआ है। आइलैंड कंप्राइज करता है क्या, प्रोविंस ऑफ बेटेंस और बाबुवियन आइलैंड। तो ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बना हुआ है और लूजन स्टेट से तो क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है बाबुवियन आइलैंड से। तो जो पार्ट है किसका, प्रोविंस ऑफ कागयान। तो ये एक रिवर भी है, कागयान रिवर भी है, इसको भी याद रखिएगा। बाबुआन चैनल सेपरेट करता है किसको, लूजन स्टेट को फ्रॉम बाबुआन आइलैंड को। तो ये बाबुआन चैनल यहाँ पे यही बाबुआन चैनल है, इसी को सेपरेट करता है। और यहाँ पे जो बातें बोली जा रही हैं कि बालीटैंग चैनल सेपरेट करता है किसको, अब बाटेंस जो है सेपरेट करता है ताइवान बाई बासी चैनल। तो ये बासी चैनल, बाबुआन आइलैंड, कागयान, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आज के अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, इसलिए आपको बता दिया। कुछ एशियान कंट्रीज़ भी देखेंगे कि कितने कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे 10 कंट्री आती हैं, कौन कौन, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, फिलीपीन, वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ये याद रखिएगा। म्यांमार की बात करते हैं तो डिस्पाइट ए मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लेसिंग लिटिल ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन JSI। तो यहाँ पे ये भी इशू कहीं ना कहीं दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। म्यांमार आपके सटे बाउंड्री क्रिएट करता है इंडिया से, तो इसकी लोकेशंस को हम लोग देखेंगे अगर, तो आपको मिलेगा कि ये बाउंड्री टच करता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया से, इसलिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किस हद तक जा रही हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंस कंप्लीट दिखा नहीं पा रही हैं। नया सेटेलाइट इमेजरी से हम ये देखने को मिलता है कि चाइना जो है अपना सर्विलेंस मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है, कहाँ पे, ग्रेट कोको आइलैंड म्यांमार में जो है। तो यहाँ पे चाइना को ये इजाज़त दे दी गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जुनता गवर्नमेंट म्यांमार में अभी आ गई है। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट दिखाती हुई नज़र आ रही है। तो ये इम्पैक्ट कर सकता है ग्रेट कोको आइलैंड, और 55 किलोमीटर आपके अंडमान निकोबार से इसकी मात्र दूरी है। तो आपकी स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे भी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटीज़ पे भी क्वेश्चन उठाता हुआ नज़र आ रहा है। इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ द यूएस, यानी यूएस से फिलीपीन से गहरी संबंध बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि चाइना को ये रास पसंद नहीं आ रही है। लूजन स्टेट का भी इशू है चाइना साउथ चाइना सी में, फिर भी ये चीज़ें इशू के रूप में नज़र आ रही हैं और चाइना ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं वर्षम के रूप में देखता है। एक परेशान करने वाली बातें नज़र आ रही हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो दबदबा है वो चाइना का है, फिर भी ये यूएस की तरफ कैसे जा रहा है, ये बातें कहीं ना कहीं नहीं पच रही हैं। किसको, ये चाइना को। तो यहाँ पे क्या मैसेज जाएगा, चाइना जिस हिसाब से स्ट्रक्चर किया है तो उसकी बातें बोली जा रही हैं। कंबोडिया, सिंगापुर, लाओस एज ए वार्निंग टू फिलीपींस। तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे सीधे बात बोले चाइना ये फिलीपींस को धमकी देती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ के जो चाइनीज़ मिलिट्री कमांडर हैं वो भी क्या बोल रहे हैं, फूकिंग घागो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये सोच समझ के अपना कदम उठाए, और जो डील कर रही है यूएस के साथ वो कहीं ना कहीं फिलीपींस को अलग तरीके से जियोपॉलिटिक्स में देखा जा सकता है, इसलिए सोच समझ के आगे कदम उठाए, जो भी मॉडल बनाए सोच समझ के बनाए। यहाँ पे वो बातें बोली जा रही हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिलीपींस सी है और ये आपका चाइना हो गया और ये आपका फिलीपींस हो गया। तो ये वही जगह है जो स्टेट की बातें बोली जा रही हैं। ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये अपना प्यारा भारत
हो गया। ये चीज़ें आपको मैप में ज़रूर देखनी चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर हों। ये आपका लुजन स्ट्रेट हो गया, आप देख सकते हैं। ये आपका फिलीपींस और ये मनीला हो गया। ये ताइवान कंट्री है, इन दोनों के बीच से होके ये गुजर रही है। तो ये सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियोज़ में यहाँ पे मैं दे दिया, और इसकी जो भी डिटेलिंग थी आपको इस स्लाइड से मैं दे दिया। आशा करता हूँ ये इसकी सारी डिटेलिंग आपको पसंद आई होगी। मार्कोस की बात करें तो यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहे हैं कि वाशिंगटन यहाँ पे कैन नॉट यूज बेसिस इन हिज कंट्री फॉर ऑफेंसिव एक्शंस। तो यहाँ पे किसकी बातें बोल रही हैं? चाइना के विरुद्ध अगर वाशिंगटन चाहे, अमेरिका की बातें बोल रही हैं कि अमेरिका चाहे तो अपना बेस यहाँ पे यूज नहीं कर सकता है। कहाँ पे? ताइवान को लेके चाइना हमेशा धमकी देता है कि ये ताइवान जो है किसका पार्ट है? ये चाइना का पार्ट है, लेकिन असली जो चाइनीज़ हैं वो ताइवान के लोग ही हैं। ये तो कैप्चर कर के लैंड जो है एक बड़ा चाइना कंट्री बनाया हुआ है, लेकिन रियल चाइनीज़ कौन है? ताइवान ही हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों की बातें बोली जा रही हैं कि वाशिंगटन अपना बेस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई लड़ाई होती है ताइवान को लेके, चाइना को लेके, तो यूएस यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ें बोली जा रही हैं मार्कोस के द्वारा। मतलब मार्कोस यहाँ पे नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरा एंगल क्या निकल के आ रहा है कि ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं यूज करने के लिए कंट्री दे रही हैं तो क्या यूज कर सकता है बेस के रूप में, एडवांटेज के रूप में क्या यूज कर सकता है? तो ये अपनी हर प्रकार के इंटेलिजेंस, रिकग्नाइजेंस, सर्विलेंस और फ्यूल के रूप में, सप्लाई के रूप में, वारशिप के रूप में तो यूज कर ही सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अलग तरीके से फुलफिल करती हुई नज़र आएंगी। चाइना की अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर और डिप्लोमेसी साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि इसीलिए इंडो पैसिफिक में शांति बहाली के लिए G7 मीटिंग में भी चर्चा हुई है। यह एक आल्सो इसेंशियल चीज़ें हैं कि एशियान के कॉन्फिडेंस को किस प्रकार GSI के इशू को एशियान कंट्री किस प्रकार देखती हैं, ये एक सोचने योग्य बातें होंगी। और ये अगर एशिया के कंट्री इसको अपना कॉन्फिडेंस कंप्लीट दे देती हैं तो ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस चीज़ें निकल के आएंगी, और इम्बैलेंस करती हुई नज़र आएंगी किस कंट्री को? इंडो पैसिफिक बेल्ट में चीज़ें नज़र आएंगी। और अमेरिका और चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस भी जियोपॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करता हुआ नज़र आ जाएगा। ये सारी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये सारी डिटेलिंग जो भी मैं दिया इस वीडियोज़ को लेके, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आगे। नॉर्थ अमेरिका का जो एक स्पाइस सैटेलाइट थी वो लॉन्च करी गई और फेल हो गई है। वो उसका क्या नाम था? चोलिमा 1 रॉकेट। ये आपके समुद्र में गिर गया है। तो ये समुद्र में गिर गया है। यहाँ पे पुनः बनाने की बातें बोली जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर कौन है? किम जोंग उन। इनका मोमो जैसा शक्ल रहता है, सभी लोग जानते होंगे। जर्मनी जो अभी ऑर्डर किया है कि 5 रशियन कॉन्सुलेट को यहाँ पे इनके ऑर्डर पे क्लोजर करने के लिए, तो यहाँ पे रसिया भी अपना रसिया भी रिवर्स एक्शंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो जर्मन गवर्नमेंट ऑफिस को भी अलाउ किया है यहाँ पे रसिया के 350 के आसपास यहाँ पे नंबर हटाने के लिए। ये चीज़ें बोली जा रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं, ये हमेशा न्यूज़ में आते रहते हैं अपनी नई टेक्नोलॉजी को लेके। और ये इस बार नई टेक्नोलॉजी न्यूरोलिंक इनकी कंपनी है, और ह्यूमन ट्रायल्स के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस ले लिए हैं। तो ह्यूमन ट्रायल के लिए एक्सेप्टेंस ले लिए हैं। तो क्या है ये कि जो ह्यूमन का ब्रेन है उसको कनेक्ट करने के लिए किससे? ब्लूटूथ से कनेक्ट किससे होगा? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण आप इसको न्यूरोलिंक बोल रहे हैं। तो यही है न्यूरोलिंक। और न्यूरोलिंक को क्लास 3 मेडिकल डिवाइस के रूप में जाना गया है, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के रूप में बनाकर रख देगा। यानी मानव के सोचने की, समझने की क्षमता को और आगे ले जाके रख देगा। और ये कहीं ना कहीं एक पार्किंसन डिजीज है, भूलने की बीमारी है, उसको भी ये
ट्रीटमेंट करता हुआ नज़र आएगा। तो एक नया दुनिया बनाने की भी बातें बोली जा रही हैं, नए प्रकार से ट्रीटमेंट देने की बातें बोली जा रही हैं। देखते हैं किस हद तक ये आगे बढ़ते हैं और सक्सेस पाते हैं। अगर अप्रूवल यूएस से इनको दे दिया अभी रिसेंटली, जो कि इनको अप्रूवल दिया है, तो ये किस हद तक इसके पोटेंशियल और बेनिफिट को आगे लेके चलते हैं, किस प्रकार से ये इम्प्लांट भी करते हैं। तो लोगों में जो चिप लगेगी ब्लूटूथ की ब्रेन में, वो सीधे कनेक्ट होगी कंप्यूटर से, या कंप्यूटर ऑपरेट करेगा आपकी सारी की सारी याददाश्त को, इश्यूज़ को बहुत हद तक ऑपरेट करता हुआ नज़र आएगा। तो ये एक नया स्टेप है। आशा करते हैं ये सारी डिटेलिंग आपको समझ में आए होगी और सारी डिटेलिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी जाके PDF ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।